गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फर्स्ट लेसन में अपना अगला टॉपिक कर रहे हैं। हमारे इस टॉपिक का नाम है प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। सर्वप्रथम ये याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने, सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपना भरण पोषण करने के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें वे स्वयं बनाते हैं। हालांकि मनुष्य में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने देखा है, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संवत स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलता प्रयोग संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्य के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति यानी कि याद रहना चाहिए ये चीज़ कैसे की, कैसे बनाया गया, वो शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। वानरों में इन विशेषताओं का अभाव रहा है। पत्थर के औजार बनाने और इनको इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरस्थलों से प्राप्त हुआ है। ये संभव है कि एस्ट्रोलोपिथिक्स ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा या दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। ये संभव है क्योंकि हम शिकार भी नहीं जानते कि दोनों द्वारा किया जाता था या नहीं, बस मान्यता है इनकी। इसी तरह है कि हम ये भी नहीं जानते कि औजार जो है दोनों द्वारा बनाए जाते थे या नहीं। स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे पत्थर के औजार बनाने वाले, और स्त्रियां अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती थी और इसका इस्तेमाल करती थी। 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार आया। इस बात का प्रमाण है कि फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान जैसे किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी, फिर उसे सुखाकर हल्का सेंकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में भी खाया जा सकता था। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ा जाने लगा, रोएदार खाल से कपड़े का प्रयोग किया जाने लगा और सीलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू की गई और इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी की नक्काशी करना या कुदेरना अब संभव हो गया। देखो ये पंच ब्लेड तकनीकी है। पहले कै में है, कै में क्या दिखाया गया है कि एक बड़े पत्थर का जो ऊपरी सिरा है उसको दूसरे पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटा दिया जाता है। ख में दिखाया गया है कि इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी कि घन कहा जाता है। जैसे कि ये बन गई है ऊपर का टुकड़ा हटाने के बाद। ग में इन्होंने दिखाया कि फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है, जैसे ग में दिखाया गया। ग में बताया गया है कि इससे धारदार पट्टी बन जाती है और जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, अथवा उनसे एक तरह की छेनियाँ बन जाती हैं जिससे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को घेरा जा सकता है। और अड़े में दिखाया गया है कि हड्डी पर नक्काशी का नमूना, इस पर अंकित जानवरों के चित्र दिखाए गए कि जो ये हड्डी है इस पर कैसे कैसे जानवरों के ये चित्र बनाए गए, ये दिखाए गए हैं। तो ये पंच ब्लेड तकनीकी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है और इसके चित्र भी बनाने आ जाते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण अथवा संचार के माध्यम, भाषा और कला। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप या हाथों का संचालन शामिल है। उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे कि मौखिक या अशाब्दिक संचार का होता है। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावे की क्रिया से हुआ, क्योंकि एक दूसरे को बुलाना तो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, भाषा की आवश्यकता पड़ती है, कुछ विचारों की, कुछ इशारा करते हैं कि भाई इस तरह बुलाया जा रहा है। तो प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। उच्चारित यानी कि बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई?
ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिसिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार से होता है भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूरा हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 20,000 वर्ष पहले हुआ। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव ये है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। उच्चारित जो भाषा है उसका विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी कि विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। ये अल्टामीरा की गुफाएं इसमें दिखाई गई है चित्र में। अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की ओर मार्सिलिनो सेज दी सौतुओला, ये नाम है मार्सिलिनो सेज दी सौतुओला, का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातात्विक थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श पर खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नजर छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल, पापा देखो बैल। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई है, जिनमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई का इस्तेमाल किया गया, पेस्ट का इस्तेमाल किया गया। फिर तो उनका मन उमंग से इतना भर गया कि वह हतप्रभ हो गए और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियां इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती हैं। क्योंकि अच्छी थी तो उन्हें लग रहा था कि स्टार्टिंग में ऐसी नहीं बनानी आती होंगी मानव को। फ्रांस में स्थित लेस कॉक्स और सोवे की गुफाओं में स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई, जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई हैं। इनमें घोड़ों, साकिन, हिरनों, मैमथों यानी कि विशालकाय जानवर, गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिखाए गए हैं उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है? कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं चित्रित किया गया? पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही। ऐसा क्यों है? केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया, स्त्रियों को कभी उनके साथ स्त्रियों का चित्र नहीं बनाया गया। जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया जहां आवाज अच्छी तरह पहुंचती है, उन्हीं भागों में क्यों दिखाया गया है? इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से एक यह है कि चूंकि इस जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार में सफलता मिले। दूसरा स्पष्टीकरण ये दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी, जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहां ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हो अथवा शिकार के तरीके और तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हो, और ये चित्रकारियां आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए बनाई गई हो। आदिकालीन समाज के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय के शुरू में कहा गया था, शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद है। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाज के बारे में कुछ जाना या सीखा जा सकता है? इसी प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। अगला जो कल का टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के प्रारंभिक संपर्क। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इसको रिवाइज भी करोगे और आप इसके नोट्स भी बनाओगे, साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो लेसन अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।